तो आपको क्या लगता है, जो पहले के ज़माने में सिर्फ हरियाणा में नहीं, हमारे देश देखिए कोचिंग के गुर देखिए कैसे है। ये कौन सा दाव सिखा रहे हैं? ये खेमे दाव है। खेमे मतलब? ये खेमे मतलब गर्दन पकड़ के यहाँ से हम पॉइंट करते हैं, वहाँ से कैसे बचा जाए और कैसे स्कोर किया जाए यहाँ से। जैसे वो अटैकर रेसलर है जो ऊपर होता है, वो अटैकर रेसलर है इसमें। तो उसने नीचे से जब पकड़ा तो नीचे वाले को कैसे डिफेंस कर रहा है वो बता रहे को सब इनको, नीचे वाले को बच के कैसे निकलना है उसके अटैक से। ये खेमे पोजीशन आ गई। खेमे क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें पूरा कब्जे में आ जाता है, गर्दन भी हाथ भी पूरे कंट्रोल में आ जाता है इसके प्लेयर के नीचे वाला का। इसका दाव का नाम खेमे टेक रखा है, काफ़ी समय से यही नाम है। पूरा कंट्रोल आ जाता है इसमें गर्दन पे। तो मैं आपकी एकेडमी में इसलिए आया, मैंने पढ़ा था कि कुलदीप जी महिलाओं के सबसे लंबे समय तक कोच रहे हैं, राष्ट्रीय कोच राष्ट्रीय टीम के, और ओलंपिक खुद भी खेला है, 2 बार ओलंपिक खिलाने भी ले गए थे। साक्षी मलिक के कोच यही, विनेश फोगाट के कोच यही, और ये अपने पैसे से अपनी कोचिंग चला रहे हैं। आप इनके बेटे हैं, जब इन्होंने ये फैसला किया कि रिटायरमेंट का सब पैसा मैं कोचिंग में लगा दूंगा, तो आप लोगों ने विरोध नहीं किया कि कहाँ लुटा रहे हो? नहीं, क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन कुश्ती के लिए समर्पित किया है और उन्होंने देखा पिछले 10 साल से इंडिया कैंप में रहे लड़कियों वाले में। इन्होंने एक बात नोट की, उन्हें बताते थे कि लड़कियों के सेंटर है ही नहीं, और इन्होंने वहीं उसी दिन से ये कर लिया था। जिस दिन मैं रेलवे से फ्री होऊंगा, रिटायरमेंट आऊँगा, मैं खुद एक एकेडमी बनाऊंगा जहाँ से मैं बच्चों को ग्रास रूट मतलब नीचे लेवल से उठा के मैं लेके आऊँगा। क्योंकि इंडिया कैंप में तो बच्चे मेडल आने के बाद पहुँचते हैं। बताइए स्टेट। यूपी मेरठ। बड़ा यूपी में भी हल्ला था कि खिलाड़ियों को ये सुविधा दी जा रही है, ये कोचिंग दी जा रही है, ये स्टेडियम बना, कुछ हुआ है? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सर की सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि सर बहुत अच्छे से टेक्निक करवाते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। तो आप क्या करना चाहते हो? मैं सर के अंडर में रह के प्रैक्टिस करना चाहती हूँ, और जो अगली बार का ओलंपिक है उसमें मेडल लेना चाहती हूँ। सीधे सब ओलंपिक में जाएंगे? यस, जब ओलंपिक का सोचेंगे जब ही निकल पाएंगे। और सर हमारी प्रैक्टिस भी यहाँ जो नेशनल कैंप्स में होती है उस टाइप से रनिंग वगैरह, जो स्पीड वर्क, डेली अलग अलग सेशन होते हैं। एक बात मैं पूछ रहा हूँ, वैसे तो गर्मी भी है ज़्यादा, लेकिन ये टीन के छत में तुम लोग कोचिंग कर रहे हो, पंखे में, अगर एसी रहे और सारी सुविधाएं रहे, तुमको लगता नहीं कि और इफ़िशियंसी बढ़ेगी? सर सुविधा तो रहनी चाहिए, पर हर जगह ऐसी सुविधा नहीं मिल सकती जो यहाँ पे मिल रही है। कॉम्पिटिशनों में एसी नहीं लग रहता, कहीं कहीं खुले में होता है, कहीं कहीं गर्मी में होता है, कहीं कहीं पंखे भी नहीं होते। तो हर चीज़ की हैबिट होनी चाहिए। और सर लोहा जितना तपेगा उतना मजबूत बनेगा। लोहा जितना तपेगा उतना मजबूत बनेगा। देखिए, इसको कहते हैं दृढ़ प्रतिज्ञा, इच्छा शक्ति। ये बच्चियों की बात सुन के मुझे भी ऐसा लग रहा है, आपको भी लग रहा हो। आपके घर में भी अगर बच्चे शिकायत करते हो कि लाइट नहीं आ रही, पंखा कूलर एसी नहीं चल रहा है, तो मेरा ये एपिसोड उनको दिखाइएगा। ये भी बच्चियां हैं, देखो, कह रही कि लोहा जितना तपेगा उतना निखरेगा। अरे सोना तपेगा कहते हैं तो निखरेगा कि लोहा? हाँ सर, सोना। तो एक बात बताओ, आप किस क्लास में हो? सर 10th में। 10th? अभी 10th? नहीं, 12th पास कर ली। तो ये पढ़ाई, जैसे आम घरों में बात है कि जो पढ़ने में अच्छा नहीं है या पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो तुम क्या करोगे, जरा इसके बारे में आप बताइए। सर स्पोर्ट्स कोटे में भी खूब सपोर्ट है, जैसे नौकरी वगैरह का। इसमें आपको मेडल चाहिए और आपकी मतलब हेल्प करती है गवर्नमेंट, अगर आप पढ़ाई में नहीं हो तो। पढ़ाई से तो 100 गुना मेहनत इसमें ज़्यादा है। सर मेहनत तो है ही है, पर एक वो जुनून होता है सर, स्ट्रगल सब में है, पढ़ाई में भी है तो इसमें भी है। सर वो लोग पढ़ाई अगर 8 घंटे करते तो हमारा भी 8 घंटे रोज़ सेशन हो ही जाता है। सुबह सर 4 बजे उठने। 8 घंटे कौन पढ़ रहा है? बहुत कम लोग। कम वो तो ठीक है, लेकिन सर हमारा यहाँ 4 बजे उठने का है, 5 बजे हमारा लाइनअप हो जाता है, 5 से सर 9 तक अपनी अपनी जो भी करनी हो मतलब वो टेक्निक। चलो ठीक है, हमारी आप लोगों को शुभकामनाएं। तो कुलदीप जी, आपके, वैसे तो मुझे ये सवाल आपसे पूछना नहीं चाहिए, आपके सारे स्टूडेंट्स आपके लिए एक ही तरह के हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि पहलवानी के लिए किस उम्र से बच्चियों को ट्रेनिंग देना शुरू करें तो बेहतर होगा?
एक बार ना वो कैमरा उधर देखो जी, वो 10-12 साल के बच्चे हैं, और 10-12 साल के बच्चे से हमने जिस भी गेम में डालना है उसके अंदर उसके मूवमेंट शुरू करवा दें, उसको कैसे खड़ा होना है, किस तरीके से है। और मैं तमाम पेरेंट्स से भी ये कहना चाहूँगा कि आपका बच्चे को कोई भी गेम अगर कराना चाहते हो, सबसे पहले उसका फुटबॉल और स्विमिंग, ये 2 चीज़ ऐसी हैं, ये इसको पक्का करो, क्योंकि फुटबॉल और स्विमिंग ऐसी चीज़ है जिस बच्चे के पैर चलने लग जाएंगे ना, पैर काम करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, कोई भी गेम को आप देख लो, पैरों का मूवमेंट जिसमें ज़्यादा होगा, वो जिस बच्चे का पैरों का मूवमेंट ज़्यादा होगा वो बच्चा जल्दी कामयाब बनेगा स्पोर्ट्स में। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि फुटबॉल और स्विमिंग ये बच्चों के लिए सबसे जरूरी गेम है। जरूरी, बच्चा अगर स्पोर्ट्स में कामयाब करना है तो फुटबॉल, फुटवर्क, उसका पैरों की चलने की स्पीड, और स्विमिंग, ये 2 चीज़ तो स्टार्टिंग में करवानी चाहिए। मैं यहाँ बच्चों को, छोटे बच्चे हैं, उनको स्पेशल फुटबॉल का मैच लगवाता हूँ और स्विमिंग करवाता हूँ। स्विमिंग पूल है? उससे किसी किराए पे किसी स्कूल में हम पेमेंट करके चले जाते हैं। हाँ, और या पेरेंट्स को उनको बता देते हैं भाई इसकी स्विमिंग कराओ। तो कुलदीप जी, अब मैं अपने कार्यक्रम को ख़त्म कर रहा हूँ। मैं आया दिल्ली से सिर्फ इसलिए कि मनु भाकर देश का नाम रोशन करके हरियाणा की एक बेटी अब देश को वापस आएगी। हम उसके स्वागत और समर्थन के लिए एक सैलाब, मुझे लगता है कि निकलना चाहिए उसको। सिर्फ इसलिए मैं आया कि एक मनु भाकर बनने के पीछे की संघर्ष की जो दास्तां है, अभी तो वैसे बहुत मेडल आना है, अभी कुश्ती में भी मेडल आएगा, तो मैंने ये सोचा कि ज़रा ये दिखाया जाए कि 4 साल पर ये गेम होता है और जो भविष्य के भावी ओलंपिक के मेडल के खिलाड़ी हैं वो किन परिस्थितियों में, किन व्यवस्थाओं में वो चल रहे हैं। मैंने चाइना के बारे में पढ़ा कि जब चाइना में मेडल, और आपको ये भी बता दूं, चीन शुरुआती दौर में ओलंपिक में बहुत पीछे रह जाता था, फिर उनकी रणनीति बनाने वाले लोगों ने ये तय किया कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने महिलाओं के खेल में, और धीरे धीरे महिलाओं का खेल भी बढ़ता गया। आज जब 1964 में एक आंकड़ा मैं आपको बताता हूं, 1964 में ओलंपिक खेलने के लिए जितने खिलाड़ी गए थे उसमें 13% महिलाएं थीं, और आज 2024 में करीब यह आंकड़ा आधे आधे का हो गया है। 48% महिलाएं गई हैं, 52% पुरुष गए हैं। आधी आबादी कहां तक पहुंच गई आप ये देखिए। तो चाइना ने ये तय किया कि हम लड़कियों को ट्रेन करना शुरू करें, उनके खेलों में उनको बढ़ाने का काम शुरू करें। आपको पता है कि महिलाओं का कितना योगदान है चाइना में। और उसके बाद हुआ ये कि आज की तारीख में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पेरिस ओलंपिक में चाइना मेडल टैली में नंबर 1 है और पीछे के लोग बहुत पीछे हैं। और इस बार ये कहा जा रहा है कि हालांकि वैसे टॉप 5 में चाइना रहा है हमेशा, तो महिलाओं की वजह से चाइना ने अपनी तरक्की की। अब हिंदुस्तान में भी उम्मीद यही की जा रही है कि पेरिस ओलंपिक से जब पदक सूची वापस आएगी इंडिया को, तो पुरुषों से ज़्यादा शायद महिलाएं हमारे देश का मान ऊंचा करें। इसलिए वही देश, समाज और परिवार विकसित माना जाएगा जहां की बच्चियां, लड़कियां, महिलाओं को उनकी ज़रूरत सामर्थ्य के हिसाब उनको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, स्वतंत्रता दिया जाएगी। बहरहाल आज के माहौल क्या, हमें बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरे मुद्दे पर फिर मुलाकात होगी। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 सोनीपत।